आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय एडू व्लॉग्स पर। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय आर्टिकल्स रटने में लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मिशन रटना नहीं है। आज हम इन अपलोडेड स्लाइड्स और डॉक्यूमेंट्स के जरिए भारत के संविधान के अलग अलग भागों को यानी पार्ट्स को समझेंगे। और यकीन मानिए ये जानकारी सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। ज्यादातर स्टूडेंट्स जब संविधान पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि बस भारी भरकम कानूनी भाषा है, लेकिन असल में अगर हम स्लाइड्स में दी गई मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो इसे समझना बहुत लॉजिकल और आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। और मुझे इन स्लाइड्स में दी गई एक एनोलॉजी बहुत पसंद आई। देखिए, अगर हम संविधान को एक बहुत मोटी किताब मान लें तो उसके जो भाग हैं यानी जो पार्ट्स हैं वे उस किताब के चैप्टर्स हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? और उन चैप्टर्स के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं वे हमारे आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं। तो अगर हमें बस ये पता हो कि कौन सा चैप्टर किस बारे में है तो आर्टिकल्स का अंदाजा लगाना काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। और एक फैक्ट जो स्लाइड्स में बहुत क्लियरली बताया गया है कि 1950 में जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तब इस किताब में 22 चैप्टर्स यानी 22 पार्ट्स थे। हाँ, 22 पार्ट्स। लेकिन अगर आज हम गिनती करें, मतलब एक एक करके गिने, तो कुल 25 पार्ट्स हो जाते हैं। अब यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मतलब अगर 25 भाग हैं तो किताब में पार्ट 25 नाम का कोई चैप्टर क्यों नहीं मिलता? आखिरी नंबर आज भी 22 ही क्यों है? देखिए, इसका बहुत ही सीधा सा कारण है, संविधान निर्माताओं के मूल ढांचे को कभी छेड़ा नहीं गया है। जब भी समय के साथ नए नियमों को जोड़ने की जरूरत पड़ी तो उन्हें पुराने भागों के साथ ही ए या बी लगाकर जोड़ दिया गया। अच्छा, जैसे एक सब कैटेगरी बना दी गई हो। एग्जैक्टली। जैसे पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A जोड़ दिया गया। नंबरिंग आज भी 1 से लेकर 22 तक ही जाती है। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका था। तो चलिए इस किताब के शुरुआती चैप्टर्स को डिकोड करते हैं। विजय एडू व्लॉग्स की स्लाइड्स में इसके लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक दी गई है। हाँ, वो हवाई यात्रा वाली ट्रिक। बिल्कुल। ट्रिक है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम। मतलब यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम। अब इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अक्षर है यू, जो पार्ट 1 के लिए है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल्स 1 से 4 तक आते हैं। अगर हम इसे लॉजिकली सोचें, किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन चाहिए, है ना? हाँ, एक नक्शा होना चाहिए। सही कहा, एक निश्चित भूगोल। तो पार्ट 1 यही तय करता है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी, नए राज्य कैसे बनेंगे या जो मौजूदा राज्य हैं उनके नाम कैसे बदले जाएंगे। मतलब सबसे पहले देश का नक्शा तैयार किया गया। अब जमीन तो मिल गई। अगला सवाल है कि उस जमीन पर रहेगा कौन? तो ट्रिक का अगला अक्षर आता है सी, सिटीजनशिप। एग्जैक्टली। सिटीजनशिप यानी नागरिकता। ये पार्ट 2 है और इसमें आर्टिकल्स 5 से 11 आते हैं। और स्लाइड्स में यहां एक बहुत अहम पॉइंट है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता है। ये पॉइंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, अमेरिका जैसे देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, मतलब इंसान देश का भी नागरिक है और अपने राज्य का भी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब चाहे कोई पंजाब में पैदा हो या तमिलनाडु में, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है। बिल्कुल। और आर्टिकल 11 साफ कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने की पूरी पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के पास ये पावर नहीं है। तो देश बन गया, नागरिक आ गए, लेकिन अगर उन नागरिकों के पास आजादी नहीं होगी तो वो देश तो एक जेल बन जाएगा ना। सही बात है। इसीलिए ट्रिक का तीसरा शब्द है फ्लाई, जिसका F स्टैंड करता है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के लिए। ये पार्ट 3 है, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। और स्लाइड्स इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहती हैं। ये मैग्ना कार्टा शब्द हम बहुत सुनते हैं, इसका असली मतलब क्या है? मैं बताती हूँ। मैग्ना कार्टा इतिहास का एक बहुत मशहूर दस्तावेज है जो 1215 में इंग्लैंड के राजा को साइन करना पड़ा था। उस दस्तावेज ने पहली बार ये तय किया था कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। अरे वाह, तो मतलब सरकार की ताकतों पर लगाम। एग्जैक्टली। उसी तर्ज पर हमारा पार्ट 3 सरकार की ताकतों को सीमित करता है। ये नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता
और शोषण के खिलाफ अधिकार देता है। और सबसे बड़ी बात जो स्लाइड्स में हाईलाइट की गई है कि ये वाद योग्य यानी जस्टिसेबल है। मतलब अगर सरकार आपके अधिकार छीनती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। इसके बाद हमारी ट्रिक में डायरेक्टली का डी आता है, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये पार्ट 4 है। आर्टिकल्स 26 से 51 तक। जी, और इसका लक्ष्य है देश को एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बनाना। लेकिन यहां मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर DPSP कल्याणकारी राज्य के लिए इतने ही जरूरी हैं, मतलब सबको रोजगार देना, समान वेतन देना, तो पार्ट 3 की तरह इन्हें भी जस्टिशिएबल क्यों नहीं बनाया गया? मतलब मैं बोलने की आजादी के लिए तो कोर्ट जा सकता हूं, लेकिन रोजगार के लिए सरकार पर केस क्यों नहीं कर सकता? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब 1950 के भारत की जमीनी हकीकत में है। देखिए, पार्ट 3 के जो अधिकार हैं वो ज्यादातर नकारात्मक बाध्यताएं हैं। नकारात्मक मतलब सरकार को बस कुछ काम नहीं करने हैं, जैसे भेदभाव नहीं करना है, बिना वजह गिरफ्तार नहीं करना है। इसमें सरकार का पैसा नहीं लगता। अच्छा, तो ये सारा खेल खजाने का है। एग्जैक्टली। पार्ट 4 यानी DPSP सकारात्मक बाध्यताएं हैं। अगर सरकार को हर नागरिक को रोजगार देना पड़े, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देनी पड़े, तो इसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। और जब देश आजाद हुआ तब हमारा खजाना खाली था। हाँ, वो तो है। अगर उस वक्त इन्हें कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया जाता तो सरकार रातों रात दिवालिया हो जाती, मुकदमों की लाइन लग जाती। इसलिए इन्हें एक लक्ष्य के रूप में सेट किया गया कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सरकार इन्हें लागू करेगी। अब पूरी तरह क्लियर हो गया। पार्ट 3 एक ढाल है और पार्ट 4 हमारी मंजिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी शुरुआती ट्रिक का आखिरी शब्द था फ्रॉम, जिसका F मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को दर्शाता है। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। जी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्लाइड्स के मुताबिक ये 1950 की मूल किताब में था ही नहीं। इसे तो 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। तो इतने सालों बाद अचानक कर्तव्यों की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, 70 का वो दशक राजनीतिक उथल-पुथल का था, आपातकाल लगा हुआ था। उस समय की सरकार और स्वर्ण सिंह समिति ने महसूस किया कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारियां भूल गए थे। बिल्कुल। एक मजबूत देश तब तक नहीं बन सकता जब तक अधिकार और कर्तव्य दोनों बैलेंस में ना हो। इसलिए ये नया चैप्टर जोड़ा गया ताकि लोगों को याद रहे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सब हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। बहुत खूब। तो यहां तक देश बन गया, अधिकार मिल गए, कर्तव्य तय हो गए। अब सवाल है कि इस पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन? सरकार की मशीनरी। जी हाँ, और इसके लिए स्लाइड्स में दूसरी मजेदार ट्रिक है। USUP मीट श्याम। USUP मीट श्याम। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर यह बड़े काम की ट्रिक है। बहुत काम की है। इसमें पहला अक्षर U है, यूनियन यानी संघ के लिए। ये पार्ट 5 है, आर्टिकल्स 52 से 151 तक। और ये पूरे संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा मतलब इसमें क्या क्या आता है? इसमें केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी है। आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी संसद, सुप्रीम कोर्ट और CAG सब इसी पार्ट में आते हैं। ये CAG कैग क्या होता है? इसका नाम अक्सर न्यूज में घोटालों की रिपोर्ट के साथ आता है। कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आसान भाषा में ये देश के खजाने का सबसे बड़ा पहरेदार है। सरकार जो भी टैक्स लेती है और जहां भी खर्च करती है, उसकी एक एक पाई का हिसाब रखना कैग का काम है। अरे वाह, मतलब ऑडिटिंग का सबसे बड़ा बॉस। और इसके बाद ट्रिक का S आता है, जिसका मतलब है स्टेट्स यानी राज्य। ये पार्ट 6 है। आर्टिकल्स 152 से 237। बिल्कुल। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट हैं, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल और हाई कोर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो गायब चैप्टर वाला ट्विस्ट। एग्जैक्टली। गिनती के हिसाब से पार्ट 5 यूनियन हो गया, पार्ट 6 स्टेट्स हो गया, और ट्रिक के अगले U का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, जो पार्ट 8 है। तो बीच का पार्ट 7 कहाँ गया? एक पूरी कानूनी किताब से एक चैप्टर कैसे गायब हो गया? ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, 1950 में राज्यों का सिस्टम आज जैसा नहीं था। तब राज्य A, B, C और D जैसी 4 श्रेणियों में बटे थे। अच्छा, ABCD सिस्टम। हाँ, और जो पार्ट 7 था
वो पार्ट बी वाले राज्यों के लिए था, जिनमें ज्यादातर पुरानी रियासतें थीं। लेकिन फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए? बिल्कुल। और इस एक्ट ने वो ABCD वाला पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया। देश को 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जब पार्ट बी की श्रेणी ही नहीं रही तो पार्ट 7 का कोई तुक ही नहीं बचा। लॉजिकल है। इसलिए 7वें संविधान संशोधन के जरिए इस पूरे पार्ट 7 को हमेशा के लिए मेरा मतलब है निरस्त कर दिया गया। क्या बात है, मतलब हमारा संविधान समय के साथ खुद को अपडेट भी करता है। और फिर आता है पार्ट 8, यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल्स 239 से 242। इसी में दिल्ली का वो फेमस आर्टिकल 239A भी है, जिसे लेकर अक्सर दिल्ली सरकार और केंद्र में टकराव होता रहता है। सही कहा। अब देखिए, हमने केंद्र की बात कर ली, राज्यों की बात कर ली, लेकिन भारत की असली धड़कन तो गांव में है ना। बिल्कुल। और इसके लिए मुझे इन स्लाइड्स का वो फ्लो चार्ट बहुत सही लगा, वो पेड़ वाली एनालॉजी। हाँ, वो बहुत सटीक है। अगर हम संविधान को एक विशाल पेड़ मान लें तो उसका जो मेन तना है, ट्रंक, वो केंद्र यानी पार्ट 5 है। उसकी बड़ी शाखाएं राज्य हैं यानी पार्ट 6। लेकिन पार्ट 9 की जो पूरी सीरीज है वो उस पेड़ की जड़ें हैं जो एकदम जमीन के अंदर मिट्टी से जुड़ी हैं। इसे ही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। 90 के दशक तक ये समझ आ गया था कि दिल्ली में बैठा कोई अधिकारी ये तय नहीं कर सकता कि किसी दूर गांव में सड़क कहाँ बनेगी या कुआं कहाँ खुदेगा। इसके लिए पावर सीधा आम लोगों को देनी थी। और ट्रिक के यूपी मीट में यही राज है। पी से पंचायतें पार्ट 9 जो 1992 के 73rd संशोधन से आया, फिर एम से म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं पार्ट 9A 44th संशोधन से। आपके घर के बाहर कचरा कौन उठाएगा, स्ट्रीट लाइट कैसे लगेगी, ये सब पावर इसी पार्ट 9A से आती है। और बाद में पार्ट 9B भी जुड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 2011 में 97वें संशोधन से। इसके बाद ट्रिक का आखिरी शब्द था श्याम, जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज यानी पार्ट 10 के लिए है। और फिर पार्ट 11 जो केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को बताता है। चलिए, सरकार का ढांचा तो समझ आ गया। अब पार्ट 12 से लेके पार्ट 22 तक का सफर देखते हैं। पार्ट 12 में फाइनेंस और प्रॉपर्टी की बात है, और यहाँ स्लाइड्स में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाया गया है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, एक समय था जब ये पार्ट 3 के तहत हमारा मूल अधिकार था, लेकिन आज ये पार्ट 12 के तहत आर्टिकल 300A में सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ये डिमोशन क्यों हुआ? ये आजाद भारत का बहुत बड़ा संघर्ष था। सरकार को विकास करना था, बांध बनाने थे, रेलवे लाइन बिछानी थी, DPSP का निर्देश भी था। लेकिन जैसे ही सरकार जमीन लेने जाती, लोग मूल अधिकार बोलकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, प्रोजेक्ट्स रुक जाते थे। मतलब विकास और अधिकारों का सीधा टकराव हो रहा था। बिल्कुल, सरकार के हाथ बंधे थे। इसलिए 44th संशोधन से इसे मूल अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सरकार जनहित के लिए कानूनी प्रक्रिया से आपकी संपत्ति ले सकती है, उचित मुआवजा देकर। ये बहुत जरूरी कदम था। आगे बढ़ें तो पार्ट 14 और 14A आते हैं, जो UPSC जैसी सेवाओं और ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। और फिर आता है पार्ट 15, चुनाव, आर्टिकल्स 324 से 329 से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग यानी ECI को स्वतंत्र रखना जरूरी था ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। एकदम। और पार्ट 16 विशेष वर्गों के आरक्षण की बात करता है। पार्ट 17 राजभाषा यानी हिंदी। लेकिन मैं पार्ट 18 पर आना चाहता हूं, इमरजेंसी प्रोविजंस या आपात उपबंध, आर्टिकल्स 352 से 360 तक। जी, स्लाइड्स कहती हैं कि आपातकाल में भारत का फेडरल ढांचा अचानक यूनिटरी हो जाता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? देखिए, सामान्य दिनों में हर राज्य के पास अपनी पुलिस होती है, अपना खजाना होता है। ये फेडरल या संघीय ढांचा है। राज्य अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, मान लीजिए कोई बाहरी हमला हो जाए, तो रातों रात राज्यों की पुलिस और प्रशासन सीधे केंद्र के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये यूनिटरी या एकात्मक ढांचा है। मतलब राज्य सरकारें बस एक रबर स्टैंप बन जाती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज जो मुझे बहुत सुकून देती है वो ये कि भारत के इतिहास में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 360 कभी लागू नहीं हुई। ये सच में हमारी आर्थिक नीतियों की एक बड़ी जीत है ना? 1991 का संकट आया पर कभी देश दिवालिया घोषित नहीं हुआ।
चलिए, अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। पार्ट 20 जो संशोधन या अमेंडमेंट की बात करता है, और पार्ट 21 जिसमें अस्थायी प्रावधान है। अब हमने ये पूरा सफर तो तय कर लिया, लेकिन विजय एडू ब्लॉग्स की स्लाइड्स में जो कॉमन मिस्टेक्स वाला सेक्शन है वो बताना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं, बताइए। पहली गलती, लोग पार्ट 9 और पार्ट 9A को एक ही समझ लेते हैं, जबकि वो अलग अलग संशोधनों से आए हैं। पौध से। दूसरी गलती, सीधे पार्ट 25 ढूंढने लग जाना। याद रखिए, नंबरिंग आज भी 22 तक ही है। और तीसरी गलती, डीपीएसपी और मूल अधिकारों की जस्टिशियबिलिटी में कंफ्यूज होना। लेकिन इन सबसे परे मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि ये भाग हमारे रोजमर्रा के करंट अफेयर से जुड़े हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। जैसे आजकल न्यूज में यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी की बहुत चर्चा होती है। एक जागरूक छात्र तुरंत समझ जाएगा कि ये पार्ट 4 के आर्टिकल 44 की बात हो रही है। एग्जैक्टली। या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, जो सीधा पार्ट 15 और चुनाव आयोग के आर्टिकल 324 से जुड़ता है। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना, बिल्कुल, वो सीधे पार्ट 21 की कहानी है। मतलब अगली बार जब हम न्यूज़ देखेंगे तो हम सिर्फ बयानबाजी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसके पीछे का संवैधानिक ढांचा देख पाएंगे। यही तो इस लिविंग डॉक्यूमेंट की खूबसूरती है। ये समय की ज़रूरतों के हिसाब से बदलता है। 1956 में हमने एक बेकार चैप्टर हटा दिया, 1992 में नगर पालिकाएं जोड़ी, 2011 में सहकारी समितियां जोड़ी। और इसी से मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोमांचक सवाल आता है, जो मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। हमने देखा कि कैसे समाज के बदलने पर इस किताब में नए चैप्टर्स जुड़े। आज हम एआई, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल दुनिया के दौर में जी रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या आने वाले 10-20 सालों में हमें संविधान में एक बिल्कुल नया पार्ट जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है? डिजिटल अधिकारों पर? हाँ, शायद टेक्नोलॉजी को लेकर कोई नया भाग, और अगर वो जुड़ा तो उसमें क्या नियम होंगे, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोमांचक विषय के साथ।